अज़ीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 2 फरवरी 2026 है। अज़ीज़ान, क्या आईएसआई को बलूचिस्तान में गुज़िश्ता वीकेंड के ऊपर होने वाले हमलों का इल्म था? कुछ सवालात हैं और कुछ सबूत हैं, आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और अगर था तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, और उसका सद्देबाब करने के लिए लोगों को खबरदार क्यों नहीं किया गया? एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जावेद हाशमी साहब का इतना बड़ा क्या कसूर था कि उनके छोटे से मासूम नवासे को भी नहीं छोड़ा गया, उनकी बेटी और उनके दामाद को भी उठा के ले जाया गया। उसका ताल्लुक जाहिरी बात है उनके गजा से मुतल्लिक बयान के ऊपर था। और गजा के ऊपर पाकिस्तानी फौज की डिप्लॉयमेंट का बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक बनता है? कुछ सबूत, कुछ सवाल आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन इन तमाम मामलात का इसराइल के इर्द गिर्द ये तमाम घूमते हुए मामलात हैं, और इसराइल की ख्वाहिश है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे, क्योंकि ईरान अजली दुश्मन बना हुआ है इसराइल का। और इसराइल भी जारी बात है कि ईरान का दुश्मन है, और इसराइल मानता है कि मोसाद का नेटवर्क तेहरान के अंदर मौजूद है, जो इसराइल की जानिब से तेहरान के अंदर जो है वो आप उसको ईरानी तखरीबकारी कहेंगे, इजरायली कहेंगे कि जनाब हम तो यहाँ पे जो है वो आज़ादी इनकी चाहते हैं, जमहूरियत इनकी चाहते हैं, जो भी वजह है। लेकिन सदर ट्रंप ने एंड टाइम के ऊपर अभी तक कहा हुआ है कि नहीं, अभी हमने हमला नहीं करना। पहले वो कहते हैं हम कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं अभी नहीं करना, फिर वो कहते हैं नहीं अभी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। और फिर एप्स्टीन फाइल का 35 लाख सफ़ों का एक डिस्क्लोजर आता है, जिसमें इस वक्त सदर ट्रंप के ऊपर बराह रास्त कुछ चीज साबित तो नहीं हुई, लेकिन सिर्फ एक आध चीज और मजीद आ जाए तो हो भी सकती है। और इन तमाम चीजों का, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो व्हाइट हाउस है, सदर ट्रंप है, इन तमाम चीजों का एक फिल्म के साथ क्या ताल्लुक है? वैक द डॉग एक फिल्म है, उसके साथ क्या ताल्लुक है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिबेट है, रियलिस्टिक डिबेट है। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी किसी किस्म की नहीं है। ये मैं आज आपको मुख्तसर तरीके से समझाना चाहूंगा, और उम्मीद है कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वैग द डॉग एक फिल्म है जो 1997 के अंदर रिलीज की गई थी, और वैग द डॉग जो है वो रॉबर्ट डिनेरो और डस्टिन हॉफमैन ने इसके अंदर किरदार अदा किया। बहुत जबरदस्त किस्म के जो ये एक्टर्स हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इस स्टोरी का जो मेन, अगर आप देखें कि जी क्या था और क्या नहीं था और किस तरह ये स्टोरी चलती है, वेरी इंटरेस्टिंग इस स्टोरी का एक प्लॉट है। और इसको ब्रिटिश जो फिल्म अवार्ड्स हैं, बाफ्टा, वो भी दिया गया। और अक्सर औकात जो जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है खासतौर के ऊपर, वो इस मूवी का जिक्र करते हैं जब वो आपस में बात करते हैं। क्या ऐसी खास बात है इस फिल्म के अंदर? 2 मिनट दे, आपको समझा देता हूं। वैग द डॉग एक फनी फिल्म भी क्या ही जा सकती है, लेकिन बहुत ही क्लेवर तरीके से, समझदार तरीके से इस अमेरिकन फिल्म ने बताया कि किस तरह सियासतदान और मीडिया सच को तरोड़ मरोड़ के अवाम को बेचता है और अवाम वो सुनती है। बिल्कुल जिस तरह अभी एप्स्टीन फाइल आई है, उसी तरह मूवी में दिखाया गया कि अमेरिकी सदर अपने री इलेक्शन के लिए जा रहे होते हैं, और उनका एक छोटी बच्ची के साथ एक स्कैंडल, जिनसी स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल आ जाता है सामने, उसके इल्जामात आ जाते हैं। उसको, उन इल्जामात को स्पिन देने के लिए 2 हफ्ते इलेक्शन के अंदर रहते हैं। किस तरह हायर किया जाता है एक स्पिन डॉक्टर को, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से स्पिन डॉक्टर हैं, लेकिन अमेरिका में स्पेशलिस्ट स्पिन डॉक्टर होते हैं। रॉबर्ट डिनोरो ये किरदार अदा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें एक नई जंग जो है वो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी कैसे करेंगे जंग? उन्होंने कहा जंग हम कर नहीं सकते, 2 हफ्ते रहते हैं। उन्होंने कहा जंग बिल्कुल करेंगे, तमाम तवज्जो एक नई जंग की तरफ लेके जाएंगे, ताकि लोग ये सवाल ना उठाएं। जारी बात है कि ऑपोजिशन पार्टी भी ये सवाल बार बार उठा रही होती है। लेकिन रॉबर्ट डिनेरो, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए की जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उसका, और पूरे ऑफिस के साथ जनाब एक प्लान बनाते हैं। खुद पर्सनल सेक्रेटरी को लेके हॉलीवुड जाते हैं, हॉलीवुड के प्रोड्यूसर डस्टिन हॉफमैन को हायर करते हैं, और डस्टिन हॉफमैन को कहते हैं कि ये कहानी है, और अब हमने जो है कुछ भी करके किसी भी तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट को बचाना है। और एक कहानी बनाई जाती है, स्टोरी प्लांट की जाती है कि B2 बॉम्बर्स आने वाले हैं। B2 बॉम्बर्स की बात की जाती है पहले, फिर बताया जाता है कि मुल्क को बहुत ज्यादा खतरा है।
फिर एक स्टोरी बनाई जाती है कि जनाब एक न्यूक्लियर डिवाइस अल्बानिया के अंदर जो है वो एक ब्रीफ केस बॉम्ब है न्यूक्लियर जो कनाडा पहुंचा दिया गया है, और बाकायदा तौर के ऊपर एक मूवी क्लिप हॉलीवुड के स्टूडियो में बनाई जाती है और पूरे की पूरी अमेरिकी मीडिया के ऊपर चलाई जाती है और कहा जाता है कि अल्बानिया में जो है अटैक हो गया है, और ये देखें एक औरत जो है मासूम सी बच्ची सी, वो उसके हाथ में चिप्स का पैकेट होता है, लेकिन बाद में कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस के जरिए चिप्स के पैकेट की जगह बिल्ली उसको पकड़ा दी जाती है और दिखाया जाता है कि गांव जल रहा है और वो ब्रिज से गुजर रही है, और बताया जाता है कि अमेरिका अब इस बच्ची को, इस बिल्ली को बचाने के लिए और अल्बानिया में जमहूरियत को बचाने के लिए वहां पे अटैक करने जा रहा है। अल्बानिया चीख रहा होता है, अमेरिकन ऑपोजिशन चीख रही होती है कि ये सब बकवास है, सीआईए तक को पता होता है बकवास है, लेकिन अवाम को मीडिया के जरिए वो ये चीज बेच चुके होते हैं। सीआईए जाहिर बात है और भी पावर सेंटर्स हैं, वो ऐलान करवाती है ऑपोजिशन या अपोजिंग कैंडिडेट के जरिए कि कोई मसला नहीं, अमन हो गया, क्योंकि ड्रामे सीआईए भी इस तरह की करती है। जब वो पकड़ती है इनको, रॉबर्ट डिनेरो को, तो वो कहता है कि यार जंग तो हो अगर नहीं होगी और इस तरह की बातें अगर नहीं होंगी तो फिर आप किस तरह बताओगे कि आपके अपने वजूद का क्या सबूत है, या रजीम चेंज जो आप करते हो इस तरह की स्टोरीज के ऊपर। तो कहा जाता है कि नहीं जी अमन हो गया है और अल्बानियन गवर्नमेंट जो है वो मान गई है और उन्हें हथियार वहां पे लोगों ने डाल दिए हैं। तो वहां से स्टोरी को एक नया ट्विस्ट दिया जाता है कि हमारा एक अमरीकी जो सोल्जर है, टोटल ड्रामा चल रहा होता है, वो बिहाइंड एनिमी लाइंस रह गया। एक बड़ी मूवी भी फेमस बनी थी बिहाइंड एनिमी लाइंस, एयरफोर्स का एक पायलट वहां पे गिर गया था। बिहाइंड एनिमी लाइंस वो कहते हैं कि नाम उनको आता है कि यार ओल्ड शू के नाम से शू 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 कहते हैं, शू मार्कर, कोई इस तरह का नाम का बंदा, फौज से पूछते हैं कोई बंदा ऐसा है। वो असल में जो मेंटल असाइलम में मिलिट्री पुलिस ने बंदे रखे होते हैं एक्स फौजी, और एक कॉन्वेक्ट होता है वहां पे रेप का, वो कहते हैं हाँ एक बंदा है, वो पकड़ के ले आते हैं और उस बंदे को स्पेशल ये लेके आते हैं, वो जेल से छुड़वाते हैं। वो जहनी मरीज होता है और वो एडिक्ट होता है, जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स के अंदर एप्स्टीन खुद एक एडिक्ट था सेक्स का, ठीक है। और वहां पे वो उसको लेके आ रहे होते हैं, लेकिन जहाज क्रैश हो जाता है, और जहाज जब क्रैश होता है तो ये लोग बच तो जाते हैं, लेकिन जब ये वापसी के रास्ते में होते हैं तो एक किसान और एक उनको बचाता है वहां से, और किसान इनको जब रेस्क्यू करके लोकल अमेरिका में बहुत दूर दूर जगह है, खासतौर के ऊपर जो उनका मिड वेस्ट है वहां पे उनको लेके जाते हैं एक दुकान के अंदर, जहां से फोन करते हैं तो उसकी बेटी होती है, वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, तो उसका बाप उसको गोली मार के मार देता है। तो वहां से स्टोरी का एक नया टर्न आ जाता है कि वापस हम लेके आ रहे थे, रेस्क्यू करके प्रेसिडेंट ला रहा था, प्रेसिडेंट जब रेस्क्यू करके ला रहा था तो वहां पे रास्ते में जो है वो वापस लाते लाते वो अपने जख्मों की ताब नहीं ला सका और उसको हीरोज वेलकम दिया जाता है। मतलब पूरी की पूरी स्टोरी को ट्विस्ट करके एक नई कहानी सुना दी जाती है, बता दी जाती है, चीज कोई और होती है, प्रेजेंट कोई और की जाती है, और अमेरिकी सदर जो इलेक्शन दोबारा जीत जाता है, उसामा लास्ट टाइम के ऊपर मिल जाता है, ओबामा री इलेक्शन जीत जाता है। और इसी तरह अमेरिका में यूएस अब हकीकत के ऊपर आज मूवी से निकल आए, ये सिर्फ आपको बताना क्या बयानिया क्या चल रहा है। इसी तरह हकीकत में ये शेवरॉन के ग्रुप है, और शेवरॉन इस वक्त वो ग्रुप है जो ये मैक्सिमम मैं आपको दिखा रहा हूं इनके पिछले मुसलसल कई सालों से अब 2026 में स्काई रॉकेट हुए हुए इनके शेयर्स। और शेवरॉन वो कंपनी है जो वेनेजुएला के अंदर तेल एक्सप्लोर कर रही है। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीलॉग किया है, मैं चाहूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, अगर आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। शेवरॉन और तमाम यूएस ऑयल कंपनीज के शेयर ऊपर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, इस उम्मीद के ऊपर जा रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला होगा। ईरान पे हमला होगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद होगी, क्योंकि ईरान तो रिएक्ट करेगा ना जी, रिएक्ट करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद होगी, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी, और स्काई रॉकेट करेंगी तो उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी ऑयल के अंदर, और प्रॉफिट्स मार्जिन स्काई रॉकेट कर जाएंगे ऑयल के एक दफा फिर। जो कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो चाइना लेके आ रहा है, ईवी व्हीकल्स लेके आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी लेके आ रहा है, उसकी वजह से बहुत बड़ा हिट हुआ है ऑयल प्राइसेस को रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से। अब तमाम ग्लोबल कॉर्पोरेट जायंट्स अमेरिका में इस उम्मीद के ऊपर है, इसराइल भी इस उम्मीद के ऊपर है कि अमेरिका अटैक करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं नहीं मैं बातचीत करूंगा उनके साथ, सदर ट्रंप कहते हैं बातचीत करेंगे। उधर से एप्स्टीन फाइल के 35 लाख नए सफे रिलीज हो जाते हैं, और तमाम तर फोकस अब घूम फिर के दोबारा सदर ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के ऊपर चला जाता है, जो कि बड़ी डैमनिंग किस्म की चीजें वहां पे चल रही हैं।
और सदर ट्रंप दोबारा इंटेंस प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें से मजीद और ये लीक सदर ट्रंप के अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आता है नहीं हैरान होने वाली बात? देखें आप। और इस लीग के अंदर जो भी कहा जाता है वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिडिल ईस्ट आई ने स्टोरी की, जरा वो मैं बताता चलूं कि आपको पता है कि जेफरी एप्स्टीन को खाना काबा के जो क्लॉथ है वो मक्का से शिप किया गया कई दफा उनके यूएई कॉन्टेक्ट्स ने। मुत्तहदा अरब अमारात में उनके जो डीपी वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट हैं वही डीपी वर्ल्ड, और बड़ा वो बंदा क्लोज है डीपी वर्ल्ड वाला, आपको पता है, जो इस वक्त जेफरी एप्स्टीन के साथ इतने ज्यादा क्लोज हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के जो है वो कुकिंग वगैरह भी करते हैं। और मतलब कुकिंग आप समझ जाएं किस किस्म की करते हैं। लेकिन कहा जाता है, स्काई न्यूज का इंटरव्यू था, कहा जाता है कि जनाब जेफरी एप्स्टीन जो है उससे स्काई न्यूज के इंटरव्यू कल मैं देख रहा था, उससे पूछा कि यार क्या तुम शैतान हो, क्योंकि खाना काबा का क्लोथ उसको क्यों चाहिए होगा जो बच्चियों का, छोटी बच्चियों का धंधा करता है और एक पीडोफाइल कहलाता है। वो कहता है नहीं, मैं तो क्यों शैतान होऊंगा। अब इस क्लॉथ को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या वो मुसलमान होना चाहता था? सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे ख्याल में। इसका कोई बहुत ही जो है वो खतरनाक किस्म का एक मकसद था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी है। थोड़ा सा टॉपिक से हटके तो बातचीत है, लेकिन मैंने कहा कि ये भी मैं आपको बता दूं। ये सुल्तान अहमद बिन सुलेमान सलेम है। सुल्तान अहमद बिन जो सलेम है, ये इस वक्त सुलेमान में से हम पढ़े हैं लेकिन सुलेम बनता है, SULAYEM। ये डीपी वर्ल्ड के पोर्ट्स के हेड हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अमाराती साम्राज्य का चेहरा है। मुत्तहदा अरब अमारात की ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कहना चाहिए इनको। इनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे इन्हीं कॉन्टेक्ट के जरिए खाना काबा का कपड़ा भी इनको भेजा गया। अब उस खाना काबा के कपड़े से क्या अमल किया गया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई नेक अमल किया गया। लेकिन एंड टाइम के ऊपर सदर ट्रंप किस तरह ये सारी की सारी सामने कहानी लेके आ जाते हैं। अब जब कह रहे हैं कि जनाब, ईरानी वजीर खारजा कहते हैं कि जनाब हम बातचीत तो कर रहे हैं अमेरिका से, लेकिन हमें एतबार नहीं है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उनको भी पता है कि अमेरिका किस तरह काम करता है। वैग द डॉग, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, स्टोरी कुछ की कुछ करके कुछ बता देते हैं और मान लेते हैं, लोग मान लेते हैं, दुनिया इस तरह चल रही है। वैग द डॉग, ठीक है, इधर से ये कहानी नहीं है तो कोई और नई कहानी कर दो, वो नहीं है तो कोई और कर दो। 9/11 भी इन क्वेश्चन है, हर चीज इन क्वेश्चन है, और बाद में क्वेश्चन तो किया जाता है लेकिन उसको कंस्पिरेसी थ्योरी कह के साइड के ऊपर कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें लिंक्ड अप हैं। और अब सदर ट्रंप अगर ईरान के ऊपर नहीं अटैक करते तो जाहिर बात है कि अगला भी कोई चीज रिलीज हो सकती है, क्योंकि जिस किस्म की 35 लाख पेजेस में चीजें आई हैं सामने, उससे लग तो ये रहा है कि ये सारे बड़े जो बिलियनर्स हैं ये मिल के जो काम कर रहे थे वो इंतहाई घिनौना था, छोटी बच्चियों के साथ जो कुछ किया जा रहा था। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अपने आप को डेढ़ सैना पाकिस्तानी जर्नल समझते हैं, लेकिन डफर है, नालायक है, इनको कोई आइडिया नहीं है। ये अपने आप को वो 30 मार खान जो समझते हैं। अब इन्होंने पूरा का पूरा जाके आसिम मुनीर ने वादा कर लिया कि मैंने आपको 25 सितंबर 2025 को बताया कि वादा कर लिया कि जी पाकिस्तानी फौज हम इसराइल भेजेंगे और हम आपके साथ हैं, गजा पीस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। अब लेटेस्ट मैंने आपको 28 जनवरी को रिपोर्ट की, मैंने कहा जनाब के रोला पड़ गया है, आसिम मुनीर की फट गई है, फौज में बगावत का डर है। लोग आगे से हंसते हैं, बगावत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। मैंने बड़े वाजे तरीके से रिपोर्ट की और मैंने रिपोर्ट करके आपको बताया 28 तारीख को कि जनाब ये आप देख लीजिए जो रिपोर्ट है, उसके अंदर मैंने डिटेल तो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि एक आसिम मुनीर की जो औकात है वो इतना ज्यादा खसी हो गया है कि पाकिस्तान का मिलिट्री लीडर जनरल आसिम मुनीर, वो जिसको मिस्त्री कहा जाता है, और वो इतना ज्यादा नालायक है कि अब उसको अपने पाकिस्तानी फौज को गजा भेजने के जो प्लान है, जो वादे हैं, उसको अबेंडन करना पड़ रहा है, उनसे पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि GHQ के अंदर तमाम जराये ने कंफर्म किया है कि तमाम फौजी फॉर्मेशन से ये रिपोर्ट आई है, पल्स रिपोर्ट आई है कि अगर पाकिस्तानी फौजियों को इसराइल की कमांड में गजा भेजा गया तो खुली बगावत हो सकती है। और अपने ही इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो ये अपनी क्या समझते हैं, ये प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंसी हर फौजी आमिर जो है वो फौज को समझता है।
मुझसे भी तकलीफ ये है क्योंकि फौजी मुझे सुनते हैं। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर बगावत हो जाए तो फिर ये बर्दाश्त नहीं हो सकती, फिर इक़्तिदार नहीं चल सकता। इसलिए इन्होंने ये प्लान किया कि जनाब अब हमें कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ज्यादा मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं बता रहा, ये मैंने पब्लिश किया है, मैं पब्लिश जो की है चीज वो बता रहा हूं। और 28 तारीख को, 28 जनवरी को की है, आज 2 जनवरी है। मैंने कहा कि अपने ही इदारे में अपने ही लोगों को अपने खिलाफ होता देख के आसिम मुनीर अब एक फेस सेविंग के लिए झूठ बोलेगा और रजीम एक इंतहाई घटिया बयानिया बनाएगी और कहेगी कि हमें बहुत ज्यादा कमिटमेंट है मशरकी बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान के साथ और मगरबी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ, और अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमारा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। और ये एक खुला और सफेद झूठ होगा और ये एक जो है दिस इज अ थिन वेल फॉर हिज कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ अथॉरिटी। और आसिम मुनीर की जो इस वक्त औकात है वो खोल के रख देगा। 28 तारीख को मैंने ये डिटेल की, 28 तारीख को मैंने ये वीलॉग किया, जनवरी 28 2026, सबूत हाजिर है। ठीक है, 2 दिन बाद बलूचिस्तान के अंदर ये अटैक होता है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो किस तरह मुमकिन है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि आईएसआई को 37 हमले हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, हर चौकी से भत्ता ले रहे हैं। जहां से बीएलए भत्ता लेती है वहां से ये भी भत्ता लेते हैं जाके। इनके बीएलए के कराची के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं उनको चलाने के लिए लोग मौजूद हैं। वहां इनका कारिंदा मुस्तफा कमाल तमाम लश्करों को जो है वो चलवा रहा है, उसकी डिटेल भी लेके आऊंगा सामने में। कैसे मुमकिन है कि इनको नहीं पता था कि बीएलए हमला करने वाली है? ठीक है, मैं नहीं कहता कि इन्होंने करवाया हमला, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इनको नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला होने वाला है? लेकिन इनको, मैं आपको कहता हूं मेरी जाती राय के मुताबिक इनको पता था। ये इंफॉर्मेशन मैंने अपने पास से नहीं बनाई थी 28 तारीख की, मुझे भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से पता चला कि बलूचिस्तान में को बहाना बनाएगा, और उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान, ये फितनतुल हिंदुस्तान है और ये अफगानिस्तान से काम कर रहे हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर खुल गया, बलूचिस्तान खुल गया, खैबर पख्तूनख्वा पहले खुला हुआ है, और अब बहाना बनाया जाएगा कि हम इजराइल फौज नहीं भेज सकते। और जावेद हाशमी साहब के मासूम भांजे को जाके क्यों उठा लिया जनाब? क्योंकि जावेद हाशमी साहब ने कहा कि इसराइल हमास को अब डिसआर्म करने में नाकाम रहा है अब तक। अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान की सुपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को गैर मुसल्ला करें और इन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए हैं। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर इन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उनके सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। 31 जनवरी 2026 को जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं, उसी रात उनके मासूम नवासे को जख्मी किया जाता है, उसकी वालदा को, उसके वालिद को उठा के ले जाया जाता है। ये वैग द डॉग तो करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद साले पूरे मुल्क को डाउन टू द डॉग्स फेंक चुके हैं। इनकी औकात नहीं है, इतने नालायक है, इतनी इनके अंदर अकल नहीं है इन डफर्स के अंदर कि ये एडहॉक बेसिस के ऊपर इस मुल्क को पाकिस्तानी जर्नैल चला रहे हैं, इस दिन से अगले दिन और उससे अगले दिन, और वही पुराना घिसा पिटा छापा मार रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये भारत है, ये अफगानिस्तान है, ये बैरूनी ममालिक है। अपनी ऊपर बात नहीं आने देते, अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देते साले, अपनी पॉलिसी फेलियर्स के ऊपर बात नहीं करते। दुनिया बात कर रही है कि बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर पूरा पाकिस्तान अमीर हो रहा है, याशी कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। बलूचिस्तान का डेवलपमेंट इंडेक्स साउथ सूडान जैसा है, जो दुनिया का सबसे लोएस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स है, और पूरे पाकिस्तान की दौलत, उसकी गैस, उसका कॉपर, उसका सोना बलूचिस्तान से आ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को मिल नहीं रहा है। वहां पे बात करें, नहीं नहीं हमने 2 सड़कें बनाई हैं, चाइना से उधार लेके सड़कें बन गई हैं 2। जाओ यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। और अब बलूचिस्तान का बहाना बना के और बलूचिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान बोल के आपको खुद फिक्स किया जाएगा, और अमेरिकियों को भी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वैग द डॉग, कि जनाब हम गजा के लिए अपनी फौज फारिग नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारा हिंदुस्तान के साथ भी झगड़ा खुल गया, अफगानिस्तान के साथ भी खुल गया, बलूचिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी खुल गई है। एक चीज उन्होंने अचीव की है कि इंटरनेशनल जो है वो खबरें लग गई हैं कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ है, लेकिन इतने बड़े साले डफर हैं,
इतने बड़े डफर हैं, बेवकूफ हैं कि बलूचिस्तान के इशू को इंटरनेशनल प्रोमिनेंस मिल गई है। हर कोई अब बलूचिस्तान में मसला क्या है उस पर बात कर रहा है। ये चाहते थे बताएं कि जनाब हमने बड़े तीसमोर खान है, हमने अपना जो वो गैलियन बुगटी है, वो कल्पर बुगटी जो है वो बिठा दिया सरफराजा, और सरफराज हमें धोखा नहीं देगा, और वो मगरमच्छ के आंसू बहा के कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, बोंगिया मारा वहां बैठा हुआ, और दूसरा उसके साथ एसएचओ नकवी खड़ा होके वो रो रहा है और कह रहे हैं हम इंडिया से क्रिकेट मैच नहीं खोलेंगे। और मामो, उन्होंने कहा तुमने पहलगाम किया, उन्होंने आके तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुम्हारे कोई एयर बेसेस नहीं छोड़े, तुम्हारे ऊपर अटैक किया। वो तो चीनियों का भला हो कि चीनी मिसाइलों ने तुम्हारा काम कर दिया, वो भी तुम्हारा एडवांटेज चला गया। तुम बातें बड़ी बड़ी इतनी ज्यादा जो है वो कर रहे हो कि फितनातुल हिंदुस्तान है, फितनातुल फलाना है, तो जाओ ना, लो ना बदला फिर, अगर है तो तुम्हारे पास सबूत है तो। नहीं भी तुम लो ना फिर बदला जिस तरह उन्होंने लिया था। वहां नहीं जी, हम जाएंगे, हम क्रिकेट मैच भी उधर खेलेंगे इंडिया में, इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ओ, और तमाम का तमाम अस्करांडू ब्रिगेड वाह 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 कर रहा है। और डफर्स, तुम लोगों की इस हरकत की वजह से बलूचिस्तान अब पूरी दुनिया जान रही है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है, उसको प्रोमिनेंस मिल गई है, इसको अवॉइड किया जा सकता था लेकिन तुमने नहीं किया। मेरी जो ये रिपोर्टिंग है ये आपके सामने है, फैसला आपके हाथ में, आप बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या ये सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी है, या ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे गए हैं ये खुद बोलते हैं कि क्या हो रहा है और दुनिया किस तरह चल रही है। इस तरह तुम चलाने की कोशिश तो करते हो लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम समझते हो तुम बड़े सियाने हो। और स्कॉट रिडल ने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी जर्नलों का मसला यह है कि समझते हैं कि बड़े डेढ़ सियाने हैं, लेकिन सियाना काम हमेशा गूं खाता है, और तुम लोग जो खा रहे हो। वो ब्रिगेडियर वली जंजुआ आके बैठा हुआ था कल, उसके ऊपर अल जजीरा के ऊपर बोंगियों पे बोंगियां मारी जाते हो। यार तुम्हारे पास कोई और बात ही नहीं करने की, क्योंकि तुम्हारा पुराना छापा है और तुम्हारे पास कोई नई चीज ही नहीं है। लैक ऑफ इमेजिनेशन है, बट एबंडेंस ऑफ इंट्रीग है। तबाह कर दिया तुम लोगों ने अपना। तो अभी वहां पे बहाने जितने मर्जी बना लो, हकीकत क्या है वो तुम्हें बता दी है, और हकीकत सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मरवा दो आदिल राजे को। मरवाने के लिए इतना तुमने पैसा खर्च किया है, उसका मनी ट्रेल भी आएगा। अभी दुबई में दिया है, जिधर भी दिया है, क्या समझते हो। स्टे ट्यून अजीजान मन, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन डफर्स ने वैग द डॉग किया या खुद डॉग बन गया है। ये बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।